नमस्कार, मेरा नाम कनिष्क शेखर है और हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए जो यूपीएससी और यूपीपीसीएस और अन्य स्टेट पीसीएस की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक प्रयत्न मैंने किया है कि उन तक मैं अपनी इन मॉड्यूल्स को पहुँचा पाऊँ और इसी के अंतर्गत आज हम पॉलिटी का जो करंट अफ़ेयर्स है, उसमें हम राजद्रोह कानून के बारे में जानेंगे, जिसको कि अंग्रेज़ी में सेडिशन लॉ कहते हैं। और आईपीसी के सेक्शन 124 ए भारतीय दंड धारा का अनुच्छेद 124 ए जिसमें इस कानून का वर्णन है उसके बारे में जानेंगे। हम क्यों अभी इस कानून की बात कर रहे हैं क्योंकि ये कानून तो करीब 150 साल पुराना है, पर अभी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आ गया है। अभी 1 दिन पहले इनफैक्ट आज ही दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के जो चेयरमैन हैं, उनको इस कानून के अंदर में गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने अपने फ़ेसबुक पर गिरफ्तार नहीं किया गया, उन पर एक केस इसके अंतर्गत चल पड़ा है। उनके उनके ऊपर केस दर्ज हो चुका है इसी कानून के अंदर में। उन्होंने अपने फ़ेसबुक वॉल पर कुछ लिखा था और उसमें कुछ लोगों के बारे में लिखा था जिससे अन्य लोगों की धार्मिक भावनाएँ आहत हुई हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा है पिछले कुछ वर्षों से और आपके परीक्षा में उत्तीर्ण होने तक भी ये चर्चा में रहेगा। तो इसके बारे में थोड़ा जानते हैं कि ये है क्या? क्या इसके प्रावधान हैं? क्यों इसके विरुद्ध इतनी आवाज़ उठ रही है? और क्या इसे रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय ने बार-बार अपने निर्णयों में क्या कहा है, ज़रा हम उसे देखेंगे। फिर लास्ट में हम देखेंगे कि लॉ कमीशन ने इसके बारे में क्या कहा है और अभी सरकार इसको किस तरह से ले रही है। तो चलिए आरंभ करते हैं। ये जो कानून है, सेडिशन कानून जिसको कहते हैं, ये देशद्रोह वाला धारा 124 ए के अंतर्गत आता है आईपीसी में। तो ये 1870 में जेम्स स्टीफन ने इसको शामिल किया था आईपीसी में। देखिए, आईपीसी को लिखा लॉर्ड मैकॉले ने था और ये करीब इस कानून के आने के 10-15 साल पहले ही आ गया था। लेकिन 1870 के आस-पास ऐसी कुछ घटनाएँ हुईं, जिससे तत्कालीन अंग्रेज़ी सरकार को ये लगा कि हमें एक ऐसा राजद्रोह का कानून चाहिए। तो हुआ ये था कि इस समय बहुत सारे छोटे-मोटे सैन्य विद्रोह हो रहे थे। छोटे-छोटे जिनको आप कहते हैं कि मिलियन रिवॉल्यूशंस हो रहे थे। 1857 के रिवॉल्यूशन की मैं बात नहीं कर रहा, उसके पहले भी और उसके बाद भी करीब दर्जनों दर्जन से भी ज़्यादा छोटे-मोटे आंदोलन हुए हैं अंग्रेज़ी सरकार के विरुद्ध। उसी में एक वहाबी आंदोलन था। वहाबी आंदोलन में ये एक इस्लाम के पुनरुत्थान के लिए एक आंदोलन किया गया था, तो इस्लाम के पुनरुत्थान के लिए ये आवश्यक था कि अंग्रेज़ों को भारत से बाहर किया जाए। अब चूँकि ये वहाबियों से जुड़ा है, तो इस आंदोलन के बारे में भी आपको जानना पड़ेगा, ये भी आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि इस कानून की बात हो रही है और ये कानून उन्हीं को रोकने के लिए लाया गया था। तो थोड़ा-सा आप शाह वलीउल्लाह, सैयद अहमद और अब्दुल वहाब के बारे में भी पढ़ लेंगे, जो आप आधुनिक भारत में पढ़ते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं। हम अभी उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, हम इस कानून की के तक ही अपने आप को सीमित रखेंगे, लेकिन आप आधुनिक भारत में वहाबियों को थोड़ा अच्छे से पढ़ लेंगे। इसके बाद बाल गंगाधर तिलक प्रथम व्यक्ति थे जिनको इस कानून के अंदर में जेल में डाला गया था, उनको गिरफ्तार किया गया था, 6 वर्षों के लिए वो जेल में थे। गांधी जी को भी इस कानून में जेल में डालना पड़ा था, उनको भी इस कानून के तहत गिरफ्तार किया गया था। तो देखिए अंग्रेज़ों ने आज़ादी के पहले, स्वतंत्रता के पूर्व बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों को इस कानून के अंतर्गत गिरफ्तार किया था। फिर जब भारत आज़ाद हुआ, जब भारत को स्वतंत्रता मिली, तो इस कानून के बारे में क्या कहा गया जो अंग्रेज़ों ने कहा था, ये आपकी स्क्रीन पर जो भी लिखा है, ये तकनीकी शब्द हैं जो कि बेयर एक्ट से उठाए गए हैं, वहीं से हमने इसको लिखा है। तो इसकी मैं व्याख्या करता हूँ कि कोई भी भाव, एनी फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन, कोई भी भाव, अब भाव सिर्फ़ लिखने और बोलने से नहीं होता है। आपने लिख के अपने विचार व्यक्त किए, आपने बोल के अपने विचार व्यक्त किए, यकीन जानिए आप बिना लिखे और बोले भी अपने आप को व्यक्त करते रहते हैं। आप किस तरह बैठे हैं, आप किस तरह, आपके भाव-भंगिमाएँ किस तरह की, आप गुस्सा होते हैं तो आपके चेहरे पे अलग भाव आते हैं, आप खुश रहते हैं तो अलग भाव आते हैं। आप कार्टून बना सकते हैं। असीम त्रिवेदी को कार्टून बनाने के लिए गिरफ्तार किया गया था 2012 में। इंडिया अगेंस्ट करप्शन से जुड़े थे ये। तो गाना लिख सकते हैं, कुछ शेरो-शायरी कर सकते हैं। मरजू सुल्तानपुरी को भारत की प्रथम सरकार, स्वतंत्र भारत की प्रथम सरकार ने जेल में डाल दिया था एक कविता शायरी लिखने के लिए। तो कितने ही प्रकार के भावनाएँ होती हैं जो सिर्फ़ बोलने-लिखने नहीं,
एक्टिंग से हो सकती है, मोनो एक्टिंग से हो सकती है, तो कोई भी चीज़ जो किसी और को कुछ कन्वे कर रहा है, जो व्यक्त कर रहा है अपने आप को। अगर इस अभिव्यक्ति में आपको मौलिक अधिकार है कि आप अपने भावनाओं को अभिव्यक्त कर सकें, लेकिन अगर इससे किसी भी तरह भारत में स्थापित सरकार को की अवमानना होती है, उसके विरुद्ध असहमति होती है और उसे भीड़ को उत्तेजित किया जाता है कि सरकार के विरुद्ध वो कुछ हिंसात्मक कार्रवाई करे, तब इस कानून का उपयोग होता है। यही 124 ए में लिखा है। तो भारत सरकार और भारत के राज्यों में जितनी भी सरकारें हैं, वो सब कानून द्वारा स्थापित हैं, ठीक है? तो सबकी सब कानून द्वारा स्थापित है, तो इनके विरुद्ध अगर आप ऐसे भाव करते हैं जिससे हिंसा होने की संभावना होती है, तो आप एक फिट केस हैं कि आपको 124 ए के अंडर में बुक किया जाए। अब आगे इसमें देखेंगे कि ये एक राजद्रोह जो है वो एक गैर ज़मानती अपराध है, ज़मानत नहीं मिलनी अगर आपको इसमें पकड़ लिया गया है और सज़ा इसकी 3 साल से लेके उम्र कैद तक होती है और जुर्माने भी लग सकते हैं। इस पर निर्भर करता है कि आपने किस प्रकार का अपराध किया है और व्यक्ति को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, वो मिल क्या सकती है, वो आवेदन ही नहीं कर सकता है जो इस कानून में बुक कर लिया गया है और उन्हें अपना पासपोर्ट भी देना पड़ेगा और समय समय पर यदा-कदा अपने आप को जब भी आवश्यकता पड़ेगी अदालत में पेश करना पड़ेगा। तो ये जो भी प्रावधान है इस कानून के, आप देख रहे हैं कि आपकी अभिव्यक्ति पर एक प्रकार से उसको बहुत संकुचित कर देते हैं, उसको बहुत लिमिटेड कर देते हैं। तो इसीलिए इसका इतना विरोध हो रहा है और इसमें जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि इस धारा को स्वतंत्रता को दबाने के लिए डिज़ाइन किया गया, ये महात्मा गांधी जी के शब्द हैं। जब उनकी गिरफ्तारी हुई थी तो उन्होंने यही बात बोली थी कि ये तो अंग्रेज़ों ने स्वतंत्रता को दबाने के लिए इस तरह से डिज़ाइन करके इस तरह का कुछ लेकर के आए हैं। और संविधान सभा जब बनी, जब भारत स्वतंत्र हुआ तो आप सबको पता होगा कि संविधान सभा 1946 में ही बन गई थी, लेकिन 1950 में देश को संविधान इसी संविधान सभा में सौंपा था। तो उसमें अलग-अलग तरह की कमिटियाँ बनी थी। जो मौलिक अधिकार, जो फंडामेंटल राइट्स पर कमिटी बनी थी, दैट वाज़ हेडेड बाय सरदार पटेल। उसका नेतृत्व सरदार पटेल कर रहे थे। तो उसमें कहा गया कि क्या राजद्रोह को अनुच्छेद 19 जो कि आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करता है, स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति की बात करता है। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है, तो अपने विचारों को अभिव्यक्त करना, उसको प्रकट करना, ये हमारा मौलिक अधिकार है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अनुसार। तो क्या लेकिन ऐसा नहीं है कोई भी मौलिक अधिकार, किसी भी तरह का संविधान के भाग 3 में जो 6 मौलिक अधिकार हैं, वो ऐसा नहीं है कि दे आर एब्सोल्यूट, मतलब वो पूरी तरह स्वच्छंद रूप से आप उसका पालन नहीं कर सकते हैं। उस पर रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शन जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदी में उचित प्रतिबंध आपकी स्क्रीन पर है, उचित प्रतिबंध डाले गए हैं। हर स्वतंत्रता के अधिकार पर, हर मौलिक अधिकार पर उचित प्रतिबंध डाले गए हैं, चाहे वो आर्टिकल 21 हो या आर्टिकल 19 हो। तो इन उचित प्रतिबंधों में क्या राजद्रोह को शामिल किया जाए? अगर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कम करना है, उसको संकुचित करना है, तो क्या राजद्रोह वो प्रावधान हो सकता है जिसके अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कम किया जा सकता है? तो एक बड़ी डिबेट उठी थी और बाद में ये काफ़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद, काफ़ी विचार-विमर्श के बाद इस नतीजे पर संविधान सभा के लोग पहुँचे कि नहीं, राजद्रोह को इसमें नहीं शामिल किया जाएगा। तो इस आधार पर आप आर्टिकल 19 पे रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते हैं। राजद्रोह के आधार पर आप स्वतंत्रता को, अभिव्यक्ति को रोक नहीं सकते हैं। तो भाषा की अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध के लिए संविधान में 8 आधार बताए गए हैं कि 8 तरह की चीज़ें हैं जिनके अंतर्गत आप ये नहीं कर सकते हैं, आप अपने आप को व्यक्त नहीं कर सकते। अगर वो आप 8 प्रकार में आते हैं, अब उसमें जैसे भारत की संप्रभुता एवं अखंडता, अगर आप ऐसा कुछ बोलते हैं या करते हैं जिससे स्वतंत्रता संप्रभुता एवं अखंडता को कुछ नुकसान होता है, तो वो फिर अनुच्छेद 19 में आ जाएगा। अनुच्छेद 19(2) आर्टिकल 19 क्लॉज़ 2 में आ जाएगा। 19(1) पर जो रिस्ट्रिक्शन है वो 19(2) से ही लगती है। समझ रहे हैं आप इसको? कि आर्टिकल 19(1) में कहा गया है कि ये आपकी स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। लेकिन इस पर जो उचित प्रतिबंध है वो 19(2) से लगते हैं। तो किस अंतर्गत लगते हैं? 8 प्रकार हैं उसमें, 8 टाइप्स हैं। क्या है? तो भारत की स्वतंत्रता और अखंडता को अगर आप कम करने की चेष्टा करते हैं, भारत की सुरक्षा व्यवस्था के लिए अगर आप चुनौती बनते हैं, आपके अगर किसी आचार-व्यवहार या किसी तरह के वक्तव्य से भारत के मित्रवत रिश्ते अगर किसी अन्य देश के साथ खराब होते हैं, अगर पब्लिक ऑर्डर मतलब सामाजिक व्यवस्था बिगड़ती है, तो इसी प्रकार से 8 हैं।
उसमें ये नहीं था कि राजद्रोह नहीं था। तो ये 8 हम जानेंगे और इसको आगे देखेंगे कि किस तरह से इसका उपयोग किया गया है। तो केदारनाथ सिंह बनाम बिहार राज्य 1962 का केस है जो स्वतंत्र भारत में पहली बार राजद्रोह के मुकदमे के लिए आया था। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि क्या इस कानून की प्रासंगिकता है? देखिए संविधान में अनुच्छेद 13 है। अनुच्छेद 13 आर्टिकल 13 में इस बात का प्रावधान है, जुडिशियल रिव्यू जिसको कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस बात को देख सकता है कि क्या कोई ऐसा पुराना कानून है जो भारतीय संविधान के विरुद्ध है? या क्या भारत की संसद ने ऐसा कोई कानून पारित कर दिया जो भारतीय संसद के विरुद्ध है? तो अनुच्छेद 13 इस बात की अनुमति देता है जुडिशियल रिव्यू की। तो तभी ये बात हुई, केदारनाथ सिंह का जब केस आया तो सुप्रीम कोर्ट किसी भी कानून को उसको आप कह सकते हैं स्क्रूटनाइज़ कर सकता है, उसको एक तरह से जाँच सकता है, जुडिशियल रिव्यू कर सकता है अनुच्छेद 13 के अंतर्गत। तो क्या इसको करें? इसकी संवैधानिक प्रासंगिकता है? इज़ देयर अ कॉन्स्टिट्यूशनल रेलेवेंस ऑफ आर्टिकल 124 ए? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ, ये कानून तो वैध है, लेकिन अभिव्यक्ति और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी उतनी ही आवश्यक है, ये भी उतनी ही ज़रूरी है। लेकिन ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो आपको मिली है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका इस्तेमाल हिंसा भड़काने के लिए नहीं होना चाहिए। अगर आपके बोलने या कुछ करने से हिंसा भड़कती है, तो आप बिल्कुल निस्संदेह देशद्रोह कानून के तहत आपको जेल में डाला जा सकता है। तो ये स्थिति सुप्रीम कोर्ट ने 1962 केदार सिंह बनाम बिहार राज्य के केस में कही थी। और उन्होंने ये कहा कि भई हिंसा बढ़ेगी तो सार्वजनिक व्यवस्था जिसको कि अंग्रेजी में पब्लिक ऑर्डर कहते हैं, स्मरण रखिए अभी 2 मिनट पहले मैंने बताया है कि जो 8 लिमिटेशंस लगाए गए हैं रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस के उचित ये जो पीछे हमने देखा था देखिए उचित प्रतिबंध जो लगाए गए हैं, तो उसमें सार्वजनिक व्यवस्था भी है। तो अगर आप कुछ बोलते हैं और हिंसा होती है तो सार्वजनिक व्यवस्था तो चली जाती है, ताक पर चली जाती है। तो इसीलिए ये कहा गया है कि आप राजद्रोह के तहत इसमें आ सकते हैं। अगर आपके किसी वक्तव्य से सार्वजनिक व्यवस्था को ठेस पहुँचती है, उसके विरुद्ध कुछ होता है तो फिर आपको बेशक इस कानून के तहत बुक किया जा सकता है। उसके अलावा अनुच्छेद 19 तो जिसके तहत जो रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, उचित प्रतिरोध जो लगाते हैं अनुच्छेद 19 में उसमें संशोधन किया गया, अमेंडमेंट किया गया, उसमें कहा गया था कि एनीथिंग कॉन्ट्ररी टू द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट जो भी राज्य की सुरक्षा के विरुद्ध में हो, उसको बदल के यहाँ जो लिखा गया सामाजिक व्यवस्था के हित में जो ना हो। इसको फिर से समझेंगे कि राज्य की सुरक्षा के विरुद्ध में को हटाया गया और सामाजिक व्यवस्था के हित में जो नहीं है, जो पब्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट में है। तो आपके किसी भी कर्म से, आपके किसी भी भाषण से, आपके किसी भी पेंटिंग से, आपके किसी भी शायरी से अगर सामाजिक व्यवस्था को नुकसान होता है, तो केदारनाथ सिंह बनाम बिहार 1962 के केस के निर्णय के अंतर्गत आप 124 ए के अंतर्गत आईपीसी में बुक किए जा सकते हैं। यही फिर केस आगे बढ़ा, तो बलवंत सिंह केस 1995 ये खालिस्तान आंदोलन हुआ था जिसमें खालिस्तानियों कुछ पंजाब के लोग थे जिनको एक अलग देश चाहिए था। वो खालिस्तान चाहते थे, पंजाब के कुछ हिस्से को भारत से अलग करना चाहते थे। तो इंदिरा गांधी जो हमारी प्रधानमंत्री थी तब उनकी हत्या भी खालिस्तानियों ने की थी। तो उसके बाद कुछ नारे लगाए गए थे खालिस्तान के समर्थन में। तो कुछ पंजाबियों ने लगाए थे, तो फिर उन पर केस हुआ। तो क्या नारे लगाने से आप राजद्रोह के केस के अंदर आ सकते हैं, इस पर विचार किया गया। तो बलवंत सिंह केस 1995 में सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, सिर्फ नारे लगाने से राजद्रोह नहीं होगा, आपको सशस्त्र विद्रोह करना होगा। आपको लोगों को इस बात के लिए उकसाना होगा कि वो हथियार लेके, अस्त्र-शस्त्र से लैस होकर के जो चुनी गई सरकार है, जो भारत में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है, उसके विरुद्ध आप विरोध करें, तब आप 124 ए में आएँगे। तो देखिए, सिर्फ नारे लगाने भी नहीं होंगे, आपको उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। ये बलवंत सिंह केस में कहा गया और अभी श्रेया सिंह केस सबसे नवीन केस है, सबसे नया केस है, 2015 में आया है। इसमें ये कहा सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि किसी भी प्रकार की विचारधारा का प्रचार-प्रसार किया जा सकता है। देखिए, भारत में विभिन्न विचारधाराएँ हैं। हालाँकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, तभी इतनी विचारधाराएँ पनप रही हैं। साम्यवाद है, समाजवाद है, कुछ लोग राजशाही तक की बात करते हैं, कुछ लोग कहते हैं इंडिया में एक डिक्टेटर होना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं मिलिट्री रूल लगा दो, कुछ लोग कहते हैं कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन ला दो। सबकी बातें जब तक वो बोल रहे हैं तब तक ठीक है। जब तक आप दूसरे को जो आपकी इन बातों को सुनने को तैयार है, आप उसको कह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन अगर इस करने, सुनाने या प्रसार के वजह से कोई भी हिंसा हुई, तो राजद्रोह का कानून उसके विरुद्ध उपयोग में लाया जाएगा। तो सिर्फ़ बोलना नहीं है, इस बात को समझेंगे आप कि इस देश में नारे लगे हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे। जब इतने वाहियात नारे लगे हैं, तब भी सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि सिर्फ़ नारे लगाने से कुछ नहीं होगा, जब तक वो भारत को तोड़ने की चेष्टा नहीं करेंगे, तब तक इस कानून के अंदर में उसको बुक नहीं किया जाएगा। देखिए, ये एक मैच्योर डेमोक्रेसी की निशानी है। ये एक मजबूत और जो एक परिपक्व राजतंत्र की निशानी है कि हम इस तरह की चीज़ों को भी बर्दाश्त करते हैं। हाँ, जहाँ कार्रवाई करने की आवश्यकता होती है, वहाँ पे कार्रवाई होती है। तो अगर हिंसा होगी, राजद्रोह का कानून आपके लिए होगा, कोई भी हो। अब एक विधि आयोग भारत सरकार के अंदर में ही एक लॉ कमीशन होता है जिसको हिंदी विधि आयोग कहते हैं। तो इस पर जब चर्चा इतनी हो रही थी, इतने सारे केसेस आ रहे थे, तो 2018 में विधि आयोग ने एक परामर्श पत्र, एक कंसल्टेशन पेपर पब्लिश किया था। उसमें उन्होंने कहा था कि भाई इसको पुनः परिभाषित करने की आवश्यकता है और इसके रेलेवेंस, इसकी प्रासंगिकता पर पुनः विचार करने की आवश्यकता है। और विधि आयोग ने ये भी कहा था कि ऐसा नहीं है कि हर कोई उन्होंने ऐसा कुछ कहा था कि सब मतलब एक तरह के फूल गुलदस्ते में नहीं हो सकते हैं। लोगों को अलग-अलग बात कहने की आज़ादी है। लोगों को इस बात की भी आज़ादी है कि वो सरकार की आलोचना करें। ऐसा नहीं है कि हर किसी को सरकार से तैयार होना है। जितनी भी राज्य की सरकारें हैं और जो भी भारत में सरकार है केंद्र में, आप बेशक कोई भी मैं हूँ, आप हो या कोई भी हो भारत का नागरिक उसके विरुद्ध जा सकता है, मतलब उसकी नीतियों की आलोचना कर सकता है, तभी तो बेहतर होगा और तभी तो कुछ इम्प्रूवमेंट आएगा। लेकिन इतना आप कर सकते हैं और विधि आयोग ये भी कहता है कि कई बार फ्रस्ट्रेशन में, कई बार क्रोध में, आवेश में आके हम कुछ कह देते हैं। जैसे अगर महिलाओं के विरुद्ध कुछ अपराध हुए, तो कोई ये कह सकता है कि भारत महिलाओं के रहने लायक देश ही नहीं है। भारत अल्पसंख्यकों के रहने लायक देश ही नहीं है। भारत में आपातकाल लग गया है। तो कुछ लोग ऐसी बातें लगातार सिलसिले से करते आ रहे हैं, वो भी कर सकते हैं। विधि आयोग कहता है कि उसको भी सुनना है। उससे कुछ फ्रस्ट्रेशन में अगर कोई कुछ कह देता है तो उसके विरुद्ध 124 ए मत लगा दीजिए। तो 124 ए कब लगाइए? तब मत लगाइए कि जब कोई गुस्से में, क्रोध में उत्तेजित होकर कुछ कह रहा है। तब मत लगाइए जब वो किसी अलग विचारधारा का प्रचार-प्रसार कर रहा है, भले ही वो विचारधारा कितनी ही वाहियात क्यों ना हो, भले ही वो भारत की अखंडता को तोड़ने की बात क्यों ना कर रही हो। आप तब लगाओ जब वो सच में इस पर अमल करने लग जाए। तो अगर आपके भाषण को सुन के, अगर आपके विचारोत्तेजक लेखों को पढ़ के कोई सच में भारत के टुकड़े करने लगा, तो फिर 124 ए के अंतर्गत उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। यही अभी कहा गया है, यही अभी स्थिति बनी हुई है। और इसमें एक और बात लॉ कमीशन जो आपका विधि आयोग उसने कहा था कि एवरी इर्रेस्पॉन्सिबल एक्सरसाइज ऑफ राइट टू फ्रीडम एंड स्पीच कैन नॉट बी टर्म्ड सेडिशियस। अर्थात कि जो भी मतलब इर्रेस्पॉन्सिबल तरीके से अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का इस्तेमाल करता है, जिसकी कोई मतलब आप कह सकते हो कि कोई जवाबदेही नहीं होती है, तो उसको हर इर्रेस्पॉन्सिबल स्पीच को, इर्रेस्पॉन्सिबल वक्तव्य को आप राजनीतियों में मत लाइए। ऐसे लोगों का भी समाज में स्थान है। ये शायद भारत की जो प्रजातंत्र है, भारत का जो लोकतंत्र है, उसको और समृद्ध करते हैं। हम ये बताते हैं कि हम इतने विभिन्न लोगों को साथ में लेके चलते हैं। हाँ, अगर वो उस पर एक्ट करने लग जाएँ, अगर उसे सच में नुकसान करने की चेष्टा करें, तब तो फिर 124 से उनका ख़्याल रखेगा। तो अभी तक क्या है, स्थिति क्या है, इस पे एक प्रश्न हम ले सकते हैं कि कैसे एक संतुलन बनाया जाए सेक्शन 124 ए और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मध्य कैसे कहा जाए? सरकार क्या कर सकती है? सरकार किसी भी प्रकार के जो कॉन्ट्ररी व्यूज़ होंगे, जो कि उसके विरुद्ध होंगे, उसकी आलोचना को 124 ए में ला सकती है, नहीं। तो ये नहीं होना चाहिए क्योंकि जो भी विधि आयोग ने कहा है, मैंने इस वीडियो में आपको बताया है, तो उसी से आप यहाँ पे लिखेंगे। सब सर्वप्रथम आप बताएँगे कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या होती है, अनुच्छेद 19 का थोड़ा-सा वर्णन करेंगे। इस कानून का वर्णन करेंगे कि ये किस संदर्भ में लाया गया था, किन-किन लोगों को गांधी जी ने क्या बोला था, उसको ब्रीफली लिखेंगे। दूसरे पैराग्राफ पे आने के साथ आप इस बात की फिर विस्तार से बताएँगे, जो भी विधि आयोग ने कहा है और जो 3 केसेज़ हमने यहाँ पर देखे हैं, तो इससे आपका एक अच्छा-सा उत्तर तैयार हो जाएगा। तो यही मैं आपको आज बताना चाहता था। मेरी चेष्टा रहेगी कि मैं आपके लिए और भी वीडियोज़ हिंदी में लेकर के आऊँ और ताकि आपकी जो पढ़ाई है वो इस लॉकडाउन के समय में बाधित ना हो। फिर हम मिलते रहेंगे।